प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, आपका हिंदी का शिक्षक, और ऐसे प्लेस पर खड़ा हूँ जहाँ आप देख सकते हैं सत्यम क्लासेस। कुछ इस विषय में ज़्यादा तो कहूँगा नहीं, लेकिन जो सच्चाई है वो आप जानते हैं। मेरी वाणी जरूर आपको कुछ न कुछ संदेश देगी, लेकिन बेटा आप ऐसे प्लेस पर वीडियो देख रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं सत्यम क्लासेस में, जहां इलाहाबाद की सबसे बढ़िया टीम आपके लिए कार्य कर रही है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये आपके लिए है। और हम लोग तो है ही हैं, हम लोग तो जो ज्ञान की बातें, जो चीज़ें आपको देंगे वो तो है ही। बेटा आप लोग इस वय में हैं, इस अवस्था में हैं कि ध्यान रहे कि यही आपके जीवन का बेस है, आधार है। और यह सोच कर ज्ञान मत लेना कि हमें केवल इंटर या कक्षा 12 पास करना है। यह सोच के ज्ञान लेना कि आपका जीवन इसी आधार पर टिका हुआ है। और आप तो बहुत प्रबुद्ध हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके विषय में जो आपके लिए पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच उत्पन्न करती है, वह यह पैदा करता है सत्यम क्लासेस। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सूर्य को दीपक दिखाना के बराबर है। इस विषय में यदि मैं कुछ बोलूं तो आप तो जान ही रहे हैं। आज से नहीं बेटा, बहुत दिन से है, जब से आप इनका नाम सुने हैं। इस पवित्र मंदिर कह सकते हैं, सरस्वती का मंदिर है, जहां से आपको इस रूप में एक ज्योत निकल रही है, सत्यम क्लासेज रूपी ज्योत। आप निश्चित रूप से आप उसे ग्रहण करें। आप हर सब्जेक्ट टीचर से लेके, स्वाभाविक है बेटा कि कोई भी टीचर अन्य संस्थानों में भी आप पाएंगे, हर जगह पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे संस्थान हैं जो केवल और केवल आपके लिए सोचता है, और उनमें सर्वोपरि आपकी ये है सत्यम क्लासेस। ये आपके लिए केवल सोचते हैं और सर्वोपरि यानी सबसे उच्चतम बिंदु पर सोचते हैं। तो बेटा अगर कोई आपके लिए इस रूप में सोचे तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? आपका भी कुछ दायित्व है। आप अपने लिए ही सही, न हमारे लिए, न इस संस्थान के लिए, अपने लिए सोचिए। जिस दिन आप अपने लिए सोचेंगे उस दिन सब कुछ अपने आप आपके अनुसार होता चला जाएगा। याद रखिए, महात्मा गांधी ने यही शब्द कहा था कि भारत की सफाई तो बड़े आराम से तब हो सकती जब सब लोग अपना अपना घर साफ कर लें, अपने अपने घर के सामने के स्थान को साफ कर लें, अपने आप स्वच्छ हो जाएगा भारत। अब पता लगा कि अपना घर साफ करने के लिए दूसरे घर गंदा करें, तो ये तो गलत है। यही चीजें आपके लिए है। आप इस रूप में जरूर इसे ग्रहण करें और प्रयास करें, जितना हो सके आप यहां से लें। अगर कोई आपको देने का प्रयास कर रहा है तो कुछ न कुछ कर्तव्य तो आपका भी है बेटा, निश्चित रूप से है आपका कर्तव्य। तो आप क्यों न इस चीज को ग्रहण करें। और याद रखिए, मैंने आपको हमेशा इस बात को कहा है कि जीवन में हर चीज से समझौता कर लेना, लेकिन पढ़ाई से कभी समझौता मत करना, क्योंकि यही पढ़ाई आपके जीवन का आधार है। और बच्चों, जो आधार है आप उसे ग्रहण करें। ज्यादा कुछ नहीं आपको मैं कहूंगा, आप खुद उस रूप में हैं, आप उसे ग्रहण करें। मैं आज आपको हिंदी का एक कह सकते हैं कि प्रारंभिक क्लास आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को देखें, इस सत्यम क्लासेस के वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और का बटन होता है ना, वो सब कुछ आप दाबें, जिससे आपके यह कार्य करने से हो सकता है किसी को और अच्छा लगे, वह भी आपकी राह पर चले। यानी आपके अच्छे कार्य को अन्य लोग भी ग्रहण करें, इसमें आपके लिए भी है कि आपके बताए हुए मार्ग, हमारे बताए मार्ग पर आप चल रहे हैं, आपके बताए मार्ग पर और लोग चल रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। एक कड़ी बनती चली जाएगी, ज्ञान की कड़ी चली जाएगी। ठीक, तो अब हम आपको ले चलते हैं हिंदी के क्लास में। जब हम पिछले बार आमना सामना हमारा आपका हुआ था, तो आप लोगों ने एक ही बात कही थी कि सर, हमने पूछा था कि बच्चों आप लोग क्या पढ़ना चाहते हो, तो आपने आग्रह हमसे किया था, निवेदन किया था कि सर सबसे पहले आप हमें व्याकरण पढ़ा दें। तो हमने भी इस चीज को कहा था कि यदि मैं आपको काव्य पढ़ाऊंगा,
तो काव्य में आए हुए शब्दों को, अगर आए हुए अलंकार, आए हुए छंद, आए हुए रस, ये सब सारी चीजें यदि मैं आपसे पूछूंगा तो आप बता नहीं पाएंगे। इसलिए बेटा कहते हैं ना कि बंदूक आपके पास है, गोली आपके पास है, लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं करना जानते हैं, तो कैसे प्रयोग करेंगे आप? स्वाभाविक सी बात है। तो सबसे पहले आप उन चीजों का प्रयोग करना सीखे, तब तो आप एक अच्छा निशानेबाज बन सकते हैं। ऐसे ही बेटा यदि हिंदी पढ़ना है तो आपको व्याकरण सब आना चाहिए, और व्याकरण में बहुत बड़ी चीजें नहीं है, केवल समझना भर है और रटना है। रटना भी है और आपको समझना भी है, दोनों चीजें हैं। रट के आप कोई चीजें नहीं कर सकते जब तक कि आपको समझ में न आवे। याद करिए, आपने सबसे पहले हमसे क्या पढ़ने का निवेदन किया था? रस, यही कहा था ना, रस। ये आपके बोर्ड में 2 नंबर का आता है, 1 नंबर का उदाहरण और 1 नंबर की परिभाषा। कभी कभी बच्चों होता भी ये भी है ना कि उदाहरण दे देता है और फिर कहता है कि इसमें कौन सी, इस पंक्ति में कौन सा रस है और उसका अस्थाई भाव लिखिए। तो आपको, अच्छा एक चीज और बता दें कि जो आपका 10 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आता है, 5 नंबर का गद्य से, 5 नंबर का पद्य से, तो वो उसमें भी कभी कभी कोई रस दे देता है अस्थाई भाव और कह देता है कि ये किस रस का अस्थाई भाव है। तो आपको सारे रस का अस्थाई भाव श्योर जानना है। तो हम हिंदी में, आपको पता है हिंदी में कुल कितने रस होते हैं? हिंदी में मूलतः रसों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 9। हिंदी में मूलतः 9 रस होते हैं, 9 रस। और इन्हीं 9 रसों को आपको जानना है और जान के उसके अस्थाई भाव को याद करना है। तो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पहला रस है श्रृंगार रस। अब चूंकि आप कहेंगे सर आपने लिखा नहीं श्रृंगार रस, इसको इसलिए मैंने नहीं लिखा कि बोर्ड में जो 2 नंबर का आता है अशुद्धियां, यानी अशुद्ध वाक्य, 4 या 5 वाक्य दिया रहेगा। चारों या पांचों वाक्यों में, चारों 5 वाक्य जो भी होंगे, कहीं न कहीं उसमें अशुद्धियां रहती हैं। चाहे वह लिंग की अशुद्धियां हो, चाहे वचन की अशुद्धियां हो, चाहे वाक्य की अशुद्धि हो, चाहे शब्द की अशुद्धि हो, कहीं चाहे मात्रा की अशुद्धि हो, कहीं न कहीं बेटा आपको अवश्य मिलेगा। ये मत सोच लेना कि अरे ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे अगर मैं एक लिख दे रहा हूं, एक अशुद्ध वाक्य, ध्यान रखिएगा मैं अशुद्ध लिख रहा हूं, प्रधानाचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया। ये रहा वाक्य आपका। अब देखिए इसमें क्या अशुद्धि कहीं लग रही है? प्रधानाचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया, है कहीं अशुद्धि? आपको लग रहा है इसमें अशुद्धि है? हाँ सही कहा आपने, ये बिल्कुल शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है ना? ऐसी गलती मत करना। इसमें अशुद्धि है, और वो है क्या? प्रधानाचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया, दिया की जगह क्या हो जाएगा? दिए। यह वाक्य आपका बन जाएगा कि प्रधानाचार्य ने हस्ताक्षर कर दिए, ये सही हो जाएगा। समझ गए आप?
ठीक बेटा, ये आपका वाक्य बन जाएगा, प्रधानाचार्य ने हस्ताक्षर कर दिए। तो ये होता है अशुद्ध वाक्य। तो कभी मत इसको सोचना कि नहीं ये बिल्कुल शुद्ध है, नहीं। इसी तरह श्रृंगार शब्द आता है, ये देखो हमने शुद्ध लिख दिया श्रृंगार रस, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, श्रृंगार को कैसे लिखते हैं, ये लगाए ही, इसको लगाए, एक ये भी जोड़ देते हैं, अब यहां बिंदी लगा के ये इस रूप में कर देते हैं श्रृंगार, ये गलत है। फिर अगर कुछ और प्रसन्न हो गए तो क्या करेंगे, यह लगाएंगे और गा पे ये बिंदी यहां लगा देते हैं। नहीं बेटा, ये दोनों गलत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पहला रस हो गया आपका श्रृंगार रस। इसके बाद दूसरा रस जो है वह है करुण रस। दूसरा रस इसको भी इरेज कर दें। चलिए दूसरे पे आ जाइए, करुण रस। तीसरा जो है वह है हास्य रस। चौथा जो है वह है वीर रस। पांचवा शांत रस। और छठा जो है छठा आपका हो जाएगा भयानक रस। सातवां विभत्स रस। आठवां अद्भुत रस। और नवां रौद्र रस। ये हिंदी में कुल 9 रस हैं, ध्यान रखिएगा 9 रस हैं। इसके बाद 2 रस और आप कहते हैं कि सर हमने तो 2 रस और सुना है, वात्सल्य रस, भक्ति रस, है ना भाई। वात्सल्य रस का सम्राट आपको पता है सूरदास जी को कहा जाता है। तो अगर वात्सल्य रस नहीं है तो फिर इनको वात्सल्य रस का सम्राट क्यों कहा जाता है ना बच्चों। उसके पीछे कारण है। अभी मैं आपको कहूं कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है ना। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, अब देख लो। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति या प्रेम, रति या प्रेम। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, ओज या उत्साह। ओज या उत्साह। शांत रस का निर्वेद। भयानक रस का भय। विभत्स रस का
जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा। अब इसको जुगुप्सा का अर्थ आप जान लीजिए, जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत का आश्चर्य, आश्चर्य या अद्भुत, विस्मय, आश्चर्य या विस्मय। और रौद्र का क्रोध। ये बच्चों आपके 9 रस हो गए, 9 रस के अस्थाई भाव हो गए। अब आप देखिए, आप कहते हैं कि सर 2 रस और होते हैं, जैसे वात्सल्य रस होता है, वात्सल्य हो गया, और भक्ति रस हो गए। तो आपको पता है कि वात्सल्य हो या भक्ति हो, इन दोनों का अस्थाई भाव जो होता है वह वात्सल्य रति होता है, और भक्ति का क्या होता है, भक्ति रति होता है। अब आप देखो, इसको अलग से रसों की संख्या में क्यों नहीं जोड़ा गया, इसलिए कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रत या प्रेम है। मैंने अभी आपको बताया कि रत या प्रेम। अब प्रेम ये शब्द ऐसा है कि वह भक्ति में भी आ जाता है, और वात्सल यानी माता पिता और बच्चों के प्रेम में भी आ जाता है, स्नेह में भी आ जाता है, संबंध में भी आ जाता है। इसलिए बेटा इस रस को यानी वात्सल रस को अलग से संज्ञा नहीं दी गई। ठीक, तो ये हिंदी के 9 रस हो गए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि आपके सिलेबस में जो रस हैं वह है 5। कौन कौन, ये हमने लिख दिया है। ये 5 रस कक्षा 12 से लेके चाहे 11th हो चाहे 12 हो, ये दोनों आपके पाठ्यक्रम में है। श्रृंगार, करुण, हास, वीर और शांत, ये 5 रस आपके पाठ्यक्रम में है, और यही 5 रस की परिभाषा और उदाहरण आपको रटना है। बाकी ये जो 4 रस हैं इनके अस्थाई भाव को अवश्य आपको याद करना। ठीक बच्चों, यहां से जो 2 नंबर का है वह ये रस है। और अब हम आपको अगर एक रस की परिभाषा लिखा दें, बता दें, तो निश्चित रूप से आप सारे रस की परिभाषा लिख लेंगे। केवल करना क्या है, आपको ये जो अस्थाई भाव है, इस अस्थाई भाव के जगह पे यानी अस्थाई भाव को ही आपको बदल देना है, बाकी सब वही रहेगा। समझ गए आप बच्चों? तो हम आपको प्रारंभ करते हैं आपको रस लिखाने की, लेकिन उससे पहले हम आपको रसों के कुछ आलंबन होते हैं, कुछ विभाव हैं, अनुभाव हैं, संचारी भाव हैं, और ये सब जो भाव हैं जब तक आप इसे जानेंगे नहीं कि विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, तो बेटा आप रस की पहचान नहीं कर पाएंगे कि वो रस क्या है। बातें मेरी समझ गए आप? तो इतना हम आपको सबसे पहले जो 4 बातें हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इनके विषय में आपको थोड़ा सा बता दें कि ये क्या हैं। बिना इसको जाने आप किस रूप में समझेंगे, किस रूप में लिखेंगे, वो आप नहीं। जैसे मैं आपको परिभाषा बता दूं, श्रृंगार रस का बहुत आसान एक रस की परिभाषा देखो। परिभाषा क्या है, जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है तो वहां श्रृंगार रस होता है। हो गया?
अब करना क्या है, सारे शब्दावलियों को वैसे रहने दीजिए। दूसरे रस पे आ जाइए कि जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थाई भाव की निष्पत्ति होती है तो उसे रस कहते हैं। लेकिन आखिर रस है क्या? आपने सब कुछ तो पढ़ डाला, रस क्या है? विभिन्न किताबों में बहुत सारी चीजें लिखा है बेटा। हम आपको एक साधारण से बता दें कि रस क्या है। सीधे सीधे आप कहिए कि किसी काव्य या गद्य को पढ़कर या सुनकर, किसी दृश्य यानी नाटक को देखकर मन में जिस, हाँ बोलिए, जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। चलिए, आनंद शब्द मैं मानता हूं गलत नहीं है, सही है, किताबों में लिखा है आनंद शब्द। लेकिन बेटा अगर आप आनंद की जगह एक शब्द रख दें कि जिस भाव की उत्पत्ति होती है यानी अनुभूति होती है, उसको हम रस कहते हैं। अब उदाहरण तौर पर आप कह सकते हैं कि कोई करुण रस में व्याप्त है, शोक में व्याकुल है, और शोक में व्याकुल है। अब आप कहेंगे कि उसे यानी उसके रोते हुए, विलाप करते हुए, क्रंदन करते हुए को देखकर आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो आनंद की जगह अगर आप केवल एक शब्द रख दे, भाव रख दे, तो वहां हो जाएगा, रस की परिभाषा आ जाएगी कि किसी काव्य अथवा गद्य को पढ़कर या सुनकर, किसी नाटक या दृश्य को देखकर मन में जिस भाव की अनुभूति होती है उसे रस। अब विभिन्न हमारे संस्कृताचार्यों ने, हिंदी के प्रकांड विद्वानों ने सभी रसों की परिभाषा दी है, आप उसको रख लीजिएगा। हम आपको फिर श्रृंगार रस यानी पहला रस की परिभाषा और उदाहरण आपको लिखाते हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं कि आज आपका इस आमने सामने यानी अप्रत्यक्ष रूप से आमना सामना जो हो रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इस अप्रत्यक्ष रूप का आज यही आपका पड़ाव करें। अगले क्लास में हम आपको फिर रसों की परिभाषा, रसों का उदाहरण, सारे रस के अवयव जो हैं, हम उन सबको आपको फिर बताएंगे ही नहीं, लिखवाएंगे। इसके लिए आप निश्चित रूप से अपनी लेखनी, जो 2 प्रकार ब्लैक और ब्लू लेखनी और कॉपी के साथ आप इसे देखें और नोट करें, समझें। जो चीज आपको लगता है कि सर ये चीजें नहीं समझ में, आप कमेंट में लिखें। जब तक आप कमेंट में लिखेंगे नहीं, तब तक वह क्या बातें आप कहना चाहते हैं, क्या बातें आप बताना चाहते हैं, हम शिक्षक को कैसे पता लगेगा बेटा? है ना ये बातें? तो इसलिए आप अवश्य इस रूप में अपने आप को तैयार रखें, और यह तैयारी आपके लिए हो सकता है बहुत अच्छी हो, निश्चित रूप से अच्छी होगी। क्योंकि जहां, जिस पवित्र भूमि पर मैं खड़ा हूं, जहां खड़ा हूं, यह मंदिर है, और इस मंदिर से निकली हुई हर वाणी कहीं ना कहीं बच्चों के लिए सार्थक होती है। ठीक है बेटा, आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेहनत करें, मेहनत से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।